स्टार्ट करें जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वन, अभी हमारे पास जस्ट 1-2 मिनट के अंदर मैं यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी का थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेन टारगेट था मेरे लिए। तो क्योंकि उसमें जितनी भी पोजीशन है जस्ट वो मैथमेटिक्स की हैं, सो वो बेटर है कि हम उसको पहले ही कवर करें, ठीक है। तो अभी मैं मैथमेटिकल सोसाइटी पे जाता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यूर एक्सेस को खत्म करना। हाँ, ये सिंपली आप जाएं यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के ऊपर, ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो गई, ठीक है। तो सिंपली उसके मेन पेज के ऊपर जाएं। ये अब स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जी हो रही है। तो नेक्स्ट जी, ये नेक्स्ट आपके पास जॉब लिस्ट है, जॉब लिस्ट के ऊपर जाएं। तो जैसा कि पीपीटी के अंदर डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से ये देखें वो पेज ओपन हो गया जिसके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं एट द सेम टाइम वो अवेलेबल हैं। ये देखें, ये सारी पीएचडी पोजीशन ही है, जितनी भी हैं पीएचडी पोजीशन है ये वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पेज भी होगा इसका, समटाइम इसके 2-3 पेजेस इसके भी चलते हैं। इसमें एटलीस्ट एट द सेम टाइम आपको 25-30-40 पोजीशन एट द सेम टाइम मिल जाएंगी, ठीक है। डेली लोग अपडेट करते रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जितनी भी हैं, कोई 1-2 हम डिस्कस करते हैं, इसमें से मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जरा, ये लिखा हुआ है पीएचडी एंड पोस्ट डॉक पोजीशन इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये वाली, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट ये वाली आपके पास 30/4/20, और ये है आपके पास यूनिवर्सिटी एर्लांगन में, जर्मनी में। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड ये सारी उसकी फील्ड लिखी हुई है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जब क्लिक करूंगा तो ये आपके पास आ रहा है कि ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है इसका। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डिस्क्राइब किया हुआ है, ये प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है और उसने लिखा हुआ है कि उसको कैंडिडेट कौन सा चाहिए, ये सारा उसने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे पोस्ट डॉक पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशंस, ये सारी उसने ये इसको डिटेल के साथ पढ़े हैं, उसको किस किस फील्ड का बंदा चाहिए, या मैथमेटिक्स से वो बिलोंग कर रहा हो, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये सारी उसने कहा कि ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें ना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ये है आपके पास उसकी जो रिसर्च प्रोफाइल है, उसके अबाउट उसकी प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ये सारी गिवन है। एनालिसिस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके ऊपर आपने काम करना है, ये सारा ऊपर लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल पीडीज, ऑप्टिमल डिजाइन इन मटेरियल साइंसेज वगैरह, ये जितने भी आपके पास हैं इधर। तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे ये देखिए, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कवर लेटर, करिकुलम विटाए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको कह रहा था, and 2 or 3 name of expert for reference should be submitted via email as a single PDF file to secretary aa@mails.fau.de। यानी कि ये उस प्रोफेसर की सेक्रेटरी है जिसको आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं सिंगल पीडीएफ में, मीन कि एक सिंगल पीडीएफ बनाए सारे डॉक्यूमेंट का और उसको ईमेल के साथ अटैच करके सेंड कर दें इसको। साथ उसने लिखा हुआ है कि एनी इंक्वायरीज अबाउट द पोजीशन शुड बी सेंड टू प्रोफेसर। ये आगे प्रोफेसर, इस प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस गिवन है, आप उसको अपनी एप्लीकेशन के अबाउट कोई भी आपको क्यूरीज हैं तो आप उसके साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ईयू के अंदर, यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अंदर या यूरोक्सेस के अंदर जितनी भी पोजीशन होंगी, चाहिए आपको ये 4-5 चीजें होंगी उसमें। सीवी, कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगी, या आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, तो यहाँ आपको आपके जो ग्रेड्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो सेंड करने हैं आपने। और हमेशा याद रखिए कि जो भी ट्रांसक्रिप्ट सेंड करना है जस्ट बीएस का और एमएस का, ये नहीं कि मैट्रिक का और इंटर का भी सेंड करना है, वो सेंड करने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो सिंपली ये यहाँ पे ये उसका प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस गिवन है, ये उसकी सेक्रेटरी का ईमेल एड्रेस गिवन है। आप यहाँ पे और भी कोई भी पोजीशन देख लें तो आपको सेम ही उसका प्रोसीजर नजर आएगा, उसका सेम ही प्रोसीजर नजर आएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये जितनी भी पोजीशन अवेलेबल हैं
ये देखिए पीएचडी प्रोजेक्ट इन कंप्यूटेशनल अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन फॉर हाइब्रिड इनवर्स प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे और भी सारी पोजीशन आप पढ़ें, इनके ऊपर सर्च करें और देन आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर लें। अभी जस्ट मैं 4 to 5 मिनट लूंगा आपके उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, देन हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। जिसको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है किसी भी स्कॉलरशिप के अबाउट वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंटरव्यू के अबाउट, वो अभी डॉक्यूमेंटेशन के बाद 1-2 मिनट के अंदर वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में मेरे पास आ जाएंगे सबसे पहले सीवी आ गई, ठीक है। सीवी उस दिन मैंने आपको सेंड की थी, आप उसको शेयर करें ना, अभी शेयर नहीं हुआ, आप आ गई। जी सीवी मैंने उस दिन आपको ग्रुप में भी भेजी थी इसका फॉर्मेट। तो बेटर है कि आप यूरोपास एक वेबसाइट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीवी बना के देते हैं। जस्ट आपने उसे जनरेट करके देते हैं, तो आपने उधर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। और मोस्टली जो फॉरेन प्रोफेसर है वो यूरोपास फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा अच्छा होता है। सिंपली यार ये देखें इधर, ये मेरी अबाउट मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो ये जस्ट एक छोटा सा कॉलम है ये वाला बस, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में। तो पिक्चर ये मेरी लगी हुई है इधर, और साथ ये नेम है मेरा। तो यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं उसके लिए एमएस के लिए पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर आपका एमएस क्लियर है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो इधर आप जस्ट सिंपल मेंशन कर दें। आपके जो ऑब्जेक्टिव, ये मेरा फॉर्मेट, हर एक अपना अपना फॉर्मेट लाइक जो वो जिस तरह भी फॉलो करना चाहे। सबसे पहले आप अपनी एमएस की जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे लिखें। आपकी जो एमएस मैथमेटिक्स है उसके अबाउट जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये देखिए मैंने अपनी ऐड जो की हुई है, इसी तरह आप अपनी ऐड कर सकते हैं इधर। सिंपली फिर आप बीएस के बताएं, ग्रेड आप अपने बताएं लाजमी, अपना सेशन बताएं कि कब आपने किया, क्योंकि वो ये भी चेक करते हैं कि इसका एजुकेशन जो गैप है वो कहीं ज्यादा तो नहीं है, मींस के 5-7 साल से इसने पहले की। और वो ये नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, लेकिन मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं फ्रेश स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट का मीन के वो जरा थोड़ा सा न्यू होता है, अभी उसका नॉलेज जरा थोड़ा सा, तो वो इजीली उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे जस्ट एमएस और बीएस को ऐड करें, मैट्रिक और इंटर को सीवी, इस तरह की इंटरनेशनल सीवी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मैट्रिक इंटर ऐड करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी नहीं ये देखें किया हुआ। देन ये टीचिंग एक्सपीरियंस आ गया। टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो जो आपकी चीजें हैं वो मेंशन करें। देन आपका रिसर्च डिस्टिंक्शन आ गई कि जो आपने एमएस में काम किया हुआ है उसका टाइटल लिख लें इधर, या उसका आप अपना टॉपिक नेम लिख लें। देन रिसर्च इंटरेस्ट लिख लें। हाँ रिसर्च इंटरेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोफेसर की ईमेल उसका कोई पीएचडी पोजीशन देखी है, तो आप देख रहे हैं कि ये फील्ड जो थोड़ी सी मेरे से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं इसमें काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करें, उसको अपने सीवी के अंदर रिसर्च इंटरेस्ट में डाल दें। जब वो आपकी सीवी पढ़े, कम से कम उसको ये आइडिया हो कि स्टूडेंट का इस फील्ड में इंटरेस्ट है कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो देन आपके पास टीचिंग इंटरेस्ट है कि आप कौन कौन सी चीजें टीच करवा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली टीचर जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं, आप तो आपके पास थोड़ा बहुत वो टीचिंग एक्टिविटीज में भी आपको इन्वॉल्व करते हैं, मीन्स के लैब में या इस तरह की चीजों में। तो देन कंप्यूटेशनल स्किल ऐड करेंगे, जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उनको ऐड करें, एटलीस्ट उनको आइडिया हो के मींस के आपके पास कौन कौन सी स्किल है। आपकी अपनी जो वर्कशॉप हैं जो आपने अटेंड की हुई है, ये सारी उधर भी ये भी मेंशन करें। स्कॉलरशिप एंड अवार्ड, ये आपके जितने भी आपने अवार्ड लिए हुए हैं जो भी आपके पास हैं उनको ऐड करें। और हाँ कुछ आप देखेंगे पोजीशन के अंदर उसने कहा होगा कि जस्ट आप जो आपके रेफरेंसेस हैं उनकी हमें ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें, या 2 या 3 बंदे एज ए रेफरेंस हमें दे दें, हम खुद उनसे कांटेक्ट करके उनको आपके अबाउट पूछ लेंगे या उनसे आपकी रिकमेंडेशन ले लेंगे। तो ये जरूरी है कि आप अपनी सीवी के अंदर अपने रेफरेंसेस जो है वो लाजमी लिखें, ताकि अगर और रेफरेंसेस उन प्रोफेसर्स के लिखें जो जरूरत पड़ने के ऊपर आपका लेटर भेज सकें, या मीन के सारे वो भेज देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मीन के यहाँ पे आपने लाजमी इनको मेंशन करना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने एज ए रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे 2 प्रोफेसर्स का लिखे हुए हैं। तो सिंपली इसके बाद में हम जाते हैं जो मोटिवेशन लेटर है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये 2 चीजें जो 2-3 मिनट में डिस्कस करना चाहूंगा। तो आगे आ गया मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर जितना आपका सिंपल होगा उतना ही ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखिए मोटिवेशन लेटर को जरा पढ़ें, ये लेटर मोटिवेशन है।
काइंडली प्लीज अगर आपको शो हो रहा है तो एक दफा रीड करें, 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, जैसा आपके पास 1-2 मिनट है, इसको एक दफा रीड कर लें। थोड़ा सा मूव करें ना, ऐसे ऊपर थोड़ा सा मूव करें। हो रहा है ना आप सर? जी हाँ जी। अब एंड पे जरा शो कर दें। यस, ये आप ये अगर आपने रीड किया तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि मैं ये हूं, सिंपल सा लिखिए, जस्ट अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन, और देन आप बताएं कि मैंने क्या किया हुआ है और कहाँ से किया हुआ है। ठीक है, और आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, जस्ट वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ये बेसिकली मोस्टली जब आप सीवी और कवर लेटर भेजते हैं तो प्रोफेसर क्या करता है, सबसे पहले आपका कवर लेटर देखता है कि कवर लेटर के अंदर इसने क्या क्या चीजें ऐड की हुई हैं। सीवी भी दोनों, फर्स्ट वन कवर लेटर और सीवी आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इट्स मीन कि आप इसको जितना अच्छा, जितनी अच्छी वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको लिखें, ताकि आपका वो प्रोफेसर जो है वो आपकी इन चीजों से कन्विंस हो और वो आपको ये लाइक प्रोवाइड कर सके, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके। देन आप आ जाएं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरफ। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली कुछ चीजें, ये देखें जरा, आप इसको रीड करें जरा, ये जो भी आपको शो हो रहा है, सिंपल सी चीजें, ये इसको रीड करेंगे। कुछ चीजें मैंने उधर मोटिवेशन लेटर से लिखी है, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट। तो वो डिफरेंट क्या है, वो नीचे, अभी जब मैं नीचे करूंगा यही समझ लेंगे। जो पीछे मैंने चीजें मोटिवेशन लेटर में ली है, कुछ इधर फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है 3, 1, 2 एंड 3, फर्स्ट 3 पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ चीजें वही ऐड की हुई हैं, लेकिन जब मैं आ गया हूं नीचे के रीजन टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ, कि मैं इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि मैंने आपके, ये देखें कि ये वाले 2 पेपर पढ़े हैं आपके, कुछ जो मेरा काम है मैंने वो नीचे लिखा हुआ है बस। ठीक है, काइंडली माइक ऑफ कर दें प्लीज। यस, तो ये फर्स्ट 2 पेपर मैंने अपने लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये देखें, ये सारा करते हुए कि मैंने ये काम किया हुआ है, वो ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। तो मींस के आपके मैंने ये वाले 2 पेपर पढ़े हैं, जैसे कि ये प्रोफेसर को मैंने लिखा हुआ है, ये वाले प्रोफेसर का नाम है, इवन के ये जो मैंने अभी एसओपी ओपन की हुई है, इधर मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी, चेक रिपब्लिक की ये पोजीशन थी प्रॉक की। तो ये नीचे देखिए, उसके प्रोफेसर के ये 2 पेपर मैंने ऐड किए हुए हैं, ये वाले 2 पेपर। ये ऐड करने से ये चीज होती है कि उस प्रोफेसर को आइडिया हो जाता है कि इस स्टूडेंट ने जस्ट पोजीशन देख के अप्लाई नहीं किया, इसने मेरी रिसर्च प्रोफाइल के ऊपर वर्क भी किया है और ये इंटरेस्टेड भी है मेरे काम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो वो मींस के एक पॉजिटिव पॉइंट होगा आपकी साइड से, ये वाला ना। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये एसओपी मैंने आपके साथ उधर ग्रुप में भी शेयर की हुई है। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट थे, ये जो मैंने कम्प्लीटली आपको ये दिखाए भी। अगर और भी फर्दर भी किसी को किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प की जरूरत हो, या वो यूरोक्सेस से कोई पोजीशन देखता है या उससे यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी से पोजीशन देखता है, उसको समझ नहीं आती कि कुछ चीजें होती हैं ना आपको समझ आ रही हो, तो आप जो हमारा ग्रुप है सर के साथ, आप उधर क्वेश्चन कर सकते हैं, उधर भी पूछ सकते हैं इसके बाद। तो सिंपली अब मैं 2-3 मिनट के अंदर इंटरव्यू का क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे अभी तक, जैसे सर को पता है कि मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए हैं फॉरेन के, तकरीबन को 4-5 इंटरव्यू मैंने दिए हुए हैं, शायद से ज्यादा ही, तो वो सारे सर की मौजूदगी में हुए हैं। और सर को पता है कि वो किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन के अबाउट मैं आपको बताऊं कि जब भी
अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह कि जो भी आप में से एफर्ट करे उसको ये स्कॉलरशिप मिले। और जब भी आप इंटरव्यू वाली स्टेज के ऊपर आए तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। जस्ट अपना जो थीसिस है उसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है। आपने जो एमएस में काम किया हुआ है उसके ऊपर ग्रिप हो आपकी, कि अगर उसमें से वो आपको कोई भी क्वेश्चन कर दे तो आपको उसका नॉलेज हो, आपको बता सकें कि ये काम ऐसे मैंने किया हुआ है। तो बाकी कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं कि आप मेरा रिसर्च ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपने ये पोजीशन कहाँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कहाँ से देखी, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सर को पता है कि कुछ क्वेश्चन जो थे इवन के अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसको गलत आंसर करने की बजाय बेटर है कि उसको बोलेंगे सॉरी मुझे नहीं आइडिया इस चीज का, ठीक है। तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, ना कि आप उसको उनको गलत बताएंगे, कुछ मीन्स के डिफेंड करने के ट्राई करें। अगर आपको उस चीज की समझ नहीं है तो आप उनको क्लियरली बता देंगे आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो बाकी सर अभी आप सब माइक ओपन कर लें, किसको भी क्वेश्चन है वन बाय वन वो बता सकता है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन अबाउट। अभी हम जो है ना अभी स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर देते हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर जो है ना सेशन शुरू होता है। आप वन बाय वन जो क्वेश्चन पूछना चाहता है अपना माइक ऑन कर लेगा और जो है ना वो चूंकि सबको सुनाई आएगा इसलिए जो है ना। जी आप एनीवन जी आस्क क्वेश्चन, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। अच्छा पहली बात तो जो है ना मैं बता दूं अभी जो इन्होंने किया है कि आपके थीसिस के बारे में एक बात यहाँ ध्यान में रखें कि आप जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना पाकिस्तान में जॉब के लिए तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपसे आपके थीसिस के बारे में पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना अक्सर जॉब के अंदर थीसिस को कम ही देखा जाता है, वेटेज नहीं दी जाती और आमतौर पे ये होता है कि आप अपना थीसिस साथ लेके भी जाए ना, इवन के पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएं तो वो अगर हो सकता है शायद जस्ट ओपन करके देख लें आपके थीसिस को और वो भी पहले एक दो पेजेस, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि कोई उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे। लेकिन जब आप ऐसी पीएचडी पोजीशंस के लिए जाते हैं ना तो फिर आपके थीसिस का असल में बेस होता है आपका थीसिस कि आपने जो प्रीवियस रिसर्च की है ना वो क्या है। जब अगर आप अपनी प्रीवियस रिसर्च को एक्सप्लेन नहीं कर सकते सही तरीके से ना तो फिर आप नाकाम हो जाते हैं। तो फिर वो जो है ना जो प्रोफेसर है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि जब इसको अपना काम नहीं आता तो ये फर्दर जो है ना इसका मतलब है इसने काम में मेहनत नहीं की और उस तरह स्किल्स जो लिखी हैं वो भी सही नहीं है ना, वो फिर आपकी कंट्रोडिक्ट कर जाती है चीजें। जी कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक है। आपकी अपना वीडियो ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन है सिर्फ। जी सर। अच्छा जी इब्रार पूछे क्वेश्चन आप। क्वेश्चन पूछे आप। सर वो क्वेश्चन था एक कि वो पेपर हमारे ना दो आपको पता सबमिट हो गए हुए हैं, तो उनका अगर कोई रेफरेंस देना चाहें किसी अपने ये जो डॉक्यूमेंट कवर लेटर है या सीवी के अंदर तो उसका कोई है कोई ऑप्शन के कहीं से कोई रेफरेंस उसका दे सकते हैं? हाँ ये है कि आप सबमिटेड का रेफरेंस दे सकते हैं, आगे जो आपको ना जिस जिस जर्नल में आपने सबमिट किया वो आप लिख सकते हैं उसके आगे। हाँ सबमिटेड पेपर जो होते हैं आप उनको ट्राई करें कि उनको मेंशन करें कहाँ पे, कवर लेटर के अंदर या मोटिवेशन लेटर के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर मेंशन कर दें कि ये हमने काम किया हुआ है और ये लाइक हमारा पेपर सबमिटेड है, उधर आप बता दें उनको क्यों। और सीवी में ट्राई करें कि उनको ना लिखें, जो सबमिटेड पेपर है उनको सीवी में ना लिखें, उनको आप या अगर सीवी में लिखना चाहते हैं तो वो फिर आपको अलग से हेडिंग बनानी पड़ेगी उसकी, पब्लिश पेपर और सबमिटेड रिसर्च पेपर, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पब्लिश ऑलरेडी दो तीन है उनकी लहदा बना ले, जो सबमिटेड है उनकी लहदा बना ले, आप उनको कर सकते हैं मेंशन। सर उसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं, कोई किसी तरह का वेबसाइट से या कोई इस तरह का कोई हो सकता है, कोई मेल नहीं से कोई उसमें रेफरेंस उसका दे उसमें दें? उसमें तरीका ये होता है कि आप ना वो जैसे आमतौर पे सबमिटेड पेपर का होता है, पेपर का टाइटल होगा, ऑथर होगा, टाइटल होगा और जिस जर्नल में आपने सबमिट किया ना उसकी मेल आपको आई होती है। जब आप सबमिट करते हो ना तो मेल आ जाती है, तो आप जी जो है सर ना आई हुई। आप उसका जस्ट जर्नल का नाम लिख दें आगे किस जर्नल में हमने सबमिट करवाया हुआ है, तो वहां से ही वो आइडिया उनको हो जाता है ये कौन सा जर्नल है, इसका लेवल क्या है। फिर सही है। बाज दफा ऐसा होता है कि वो आपसे मांग लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी आप अपना थीसिस भेजें आप, या आपका जो पेपर आपने सबमिट करवाया हुआ है ना उसके बारे में डिटेल भेज दें, तो वो फिर आप थोड़ी बहुत डिस्कस कर लें उनसे
आमतौर पे अभी तक चूंकि पेपर पब्लिश नहीं हुआ होता तो उसको भेजने की जरूरत नहीं है, अगर भेजना भी है तो उसकी PDF भेज दें उनको, ठीक है ना। सही है सर। एनी अदर सर क्वेश्चन जी? इसके अलावा वो ना जी जी कुछ ये भी पूछते हैं कि थीसिस समरी अपनी ना बना के तो वो भेजें, तो उसमें किस लेवल का उसमें लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए उसमें? देखें, जो आपकी थीसिस इसमें समरी होती है ना वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ही होता है बेसिकली। एब्स्ट्रैक्ट होता है जी जी। हाँ, वो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसी को थीसिस समरी कह लें, और वही आप उसको मॉडिफाई कर लें थोड़ा बहुत और वही पे। थीसिस समरी आप देखेंगे ना, जहां पे उसने थीसिस समरी मेंशन किया होगा ना इब्रार, तो वहां पे वो उसने साथ किया होगा नॉट ठीक है वन पेज, नॉट मोर जी देन जी। वन पेज और टू पेज उसने लिखा होगा साथ, ठीक है। तो हाँ ये वो भी आपका लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी एक आधे पेज का ही होता है, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट खोद लिख दें बस, दैट इज। सही है जी। जी, और किसी का और क्वेश्चन? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? क्वेश्चन है तो पूछें अभी आप। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। सर, वो अदील भाई ने रिसर्च प्रपोजल के बारे में इतना नहीं बताया, मैं कहता हूँ थोड़ा उनके बारे में बताने उसका क्या है। अच्छा हाँ देखें, अब ना मैं आपको बता देता हूँ, जो रिसर्च प्रपोजल होता है ना वो देखें दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि जब आप किसी भी पोजीशन पे प्रोफेसर की स्कॉलरशिप की पोजीशन पे अप्लाई करेंगे ना, जिसमें ऑलरेडी प्रोफेसर ने आपको पोजीशन ऑफर की होगी, तो वो आपसे रिसर्च प्रपोजल नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि जी उसका जी जो जी। ऑलरेडी काम सबमिटेड है उसी के ऊपर वो आपको बताएगा, फिर आपसे डिस्कस करेगा कि ये मेरा काम है, इस पे हमने काम करना है, तो क्या आप जो है ना इसके बारे में कुछ आप कर सकेंगे। अगर आपका वहाँ पे ठीक कोई स्किल्स हुई, इंटरेस्ट हुआ, तो वो फिर आपको कॉल करेगा ना, वरना वो तो नहीं ना कि आपको लर्निंग तो वहाँ पे सिखाना शुरू कर दे तो फिर तो काम हो गया। तो जी जी ये सर ठीक। प्रपोजल जो है ना, प्रपोजल आमतौर पे वहाँ होता है, जैसे फर्ज कर लें आपको HEC जो है ना ऑफर करती है स्कॉलरशिप, ठीक है। ठीक है सर, हो गया। HEC कहती है जी कि हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या आपको कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप आते हैं, या जो है ना इंडिजिनस स्कॉलरशिप आते हैं, तो वहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल का थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिसर्च प्रपोजल एक तो बनाना होता है। दूसरा ये है कि आप जो है ना वो जो जिस प्रोफेसर को जिसके पास जाना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहां पे देखें कौन सा ग्रुप है, उसके हिसाब से फिर रिसर्च प्रपोजल बनाएं। तो ऐसा होता है, जैसे मैंने जो है ना वो PhD में जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैं चूंकि पाकिस्तान से किया था तो मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया था, लेकिन वो मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था वो था फ्लूइड के अंदर जो है ना वीनर ऑफ टेक्निक के ऊपर। लेकिन वो बाद में जो है ना, चूंकि मेरे प्रोफेसर ने उस प्रपोजल को तो देखा ही नहीं, उसने जो है ना वो मुझे कहा जी कि आप कॉस्मोलॉजी में काम करें, तो मैंने तो फिर उस प्रोफेसर की मर्जी से काम किया, तो वो फिर प्रपोजल बदल गया। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोफेसर का इंटरेस्ट क्या है। अब चूंकि दुनिया में ना ये है कि अभी के कोरोना की वजह से ना दुनिया थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज में और यहाँ जाने में रिलेक्टेंट है, ठीक है ना, तो उनके स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप इन दौरान में अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि आपका MPhil भी करीब करीब ही है, तो हो सकता है आपका चांस बन जाए। और जो लोग ऑलरेडी MPhil कर चुके हैं उनका तो श्योर शॉट चांस बन सकता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? अभी जी, अभी मैं एक और चीज मैं सर थोड़ा सा और ये क्वेश्चन के ऊपर बताना चाहता हूँ कि सर इसमें एक और क्वेश्चन था। एक मिनट, अदील को बात कंप्लीट करने दें जी। जी। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर ने बड़ी अच्छी आपको गाइडलाइन दी है उसकी रिसर्च प्रपोजल की। रिसर्च प्रपोजल जब आप HEC के स्कॉलरशिप के ऊपर जा रहे हैं, जैसे अभी स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया DEAD डच एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम का, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए होता है, आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, प्रोफेसर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, एक्सेप्टेंस लेटर फीस के, तो ये चीजें चाहिए होती हैं। तो आप अगर उसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए और प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो इस तरह की स्कॉलरशिप होती है, आप ऐसा करेंगे कि नेट के ऊपर अवेलेबल है जर्मन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, ठीक है, या दाद की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जर्मन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, उसके ऊपर जाएं, उसकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं, वहां पे डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, डिपार्टमेंट के आगे अगर रिसर्च ग्रुप मेंशन होंगे, ठीक है, रिसर्च ग्रुप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस प्रोफेसर की सारी प्रोफाइल आएगी आपके पास, आप देखेंगे ये प्रोफेसर काम किसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, वो उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसका काम देखें, अगर वो आपसे सिमिलर है तो आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाएं, उसको भेजें। अगर तो वो आपके रिसर्च प्रपोजल जो आपने बनाया हुआ है, तो अगर उसने देखा कि यार ये बंदा जो है ये थोड़ा काम कर सकता है, तो वो फिर आपके रिसर्च प्रपोजल को आपके साथ मिलके आप उसको बताएंगे कि मैंने दाद में अप्लाई करना है, मुझे आपसे फंडिंग की जरूरत नहीं है, मैं दाद के थ्रू अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मुझे उससे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है, या मैं अप्लाई करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो वो मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं वो इस तरह की दे देते हैं आपको, तो लेकिन उसकी आपको स्किल्स जो है या आपका वो सपोज करें देखता है रिसर्च प्रपोजल, तो इसमें कुछ ना कुछ जो उसकी जान है वो आपके साथ मिलकर उसको मॉडिफाई करके तो सबमिट करवा देगा बस। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू दिल भाई। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन इमरान किसी आप और कोई भाई? क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी, तो सर वो मैंने ना एक वो पोजीशन देखी थी उधर जर्मनी में शायद या इटली में, तो वो उसने ना लिखा हुआ था कि आपने ना न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और फंक्शनल एनालिसिस की ना आपने जितने कंटेंट्स आपने पढ़े हुए हैं ना उनको मिनिमम 10 लाइंस के ऊपर आपने उन कंटेंट्स को लिखना है। तो उसमें सर क्या लिखना चाहिए? उसमें तो आप जो है ना कंटेंट्स जो है ना बेसिकली जैसे आप बनाते हैं ना अपना जो है ना आउटलाइन बनाते हो अपने कोर्स की, ठीक है, जी सर। तो वो जो जो चीजें आप देखें उस कोर्स के आउटलाइन में से आपने सारा कुछ तो नहीं पढ़ा होता ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर ने स्किप करवा दी होती हैं। तो जी सर। जो चीजें आपने पढ़ी है ना उन तीनों कोर्सेज में से वो कुछ कॉमन भी होंगी, तो वो आप जो है ना 10 लाइनों में बना के तो उसको एक समरी सी बना के भेज दें कि ये चीजें मैंने स्टडी की है। असल में वो सर वो देखना उसमें चाहता है कि मैं सोच आपने, रहा था कि शॉर्ट से ही होना चाहिए, क्योंकि वो इससे ही देख के हो सकता है क्वेश्चनिंग भी करे बाद में इंटरव्यू में। नहीं तो आपने जो पढ़ा है ना जारी बात है वो बाज दफा अगर बहुत शार्ट हो तो वो तो कहेगा इसने पढ़ा ही कुछ नहीं है, तो फिर ये भी तो नेगेटिव हो सकता है ना। क्वेश्चन तो बाद की बात है, क्वेश्चन तो वो जरूर करेगा। यस सर। इब्रार ये होता है कि जब आप वो इस तरह का वो पूछता है, तो आपको याद है कि जब आप अपना ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं उसको, तो उसके ऊपर आपके उस कोर्स के क्रेडिट आवर मेंशन होते हैं, ठीक है। तो जाहिर है अगर आप उसके अंदर सपोज करें न्यूमेरिकल का कोई वो कह रहा है कि न्यूमेरिकल का हमें बताएं क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने, तो जाहिर है आप उसके अंदर को 3-4 मेथड थोड़ी लिखेंगे कि हमने ये जस्ट डिस्कस किए हुए हैं। 3 क्रेडिट आवर का कोर्स भी है और आप 2 लाइनों के अंदर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मींस कि आपने उसको उसके अकॉर्डिंग फिट करना है कि हमने इस कोर्स में ये वाली टेक्निक्स, ये वाले मेथड बड़ी अच्छी तरह से डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं। जी जी ठीक है। देखिए बहुत उसमें शुक्रिया सर। उसमें उसमें ये हो सकता है ना कि आप मेथड्स के नाम सिर्फ लिख देना, जी उसके सर। आगे डिटेल्स ना लिखें। मसलन जैसे एक टाइटल होता है, टाइटल लिख देता है बंदा या ना ये न्यूमेरिकल मेथड्स, उनमें नीचे 4-5 मेथड लिख दे, डिटेल ना लिखे उनकी, वो फिर आपका जो है ना 10 लाइनें बन जाएंगी आराम से। जी, और कोई जी एनी सर उसने क्वेश्चन? सर हाँ बस और असर आपने असर कोई सवाल पूछना हो तो? नहीं सर कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, देखें जितने भी जो है ना ये स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, इसमें चूंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कंप्यूटेशनल स्किल्स। आपकी जो कंप्यूटेशनल स्किल्स है ना उनको आप एनहांस करें और उनको डेवलप करें। जितनी आप ज्यादा अच्छी डेवलप करेंगे ना, अच्छा उसका तरीका कार क्या होता है, वो आपको फिर एक टेस्ट प्रॉब्लम भी भेजेंगे। अच्छा, वो टेस्ट प्रॉब्लम जो होगा ना अगर आप हल कर लेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि इसकी स्किल्स है। अगर वो आप हल कर लेते हैं तो आप समझ ले कि आपका स्कॉलरशिप 100% श्योर शॉट है। और दूसरी बात ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये समझे आपकी जॉब है। अगर आप यहाँ पे जॉब लेते हैं 40,000 रुपये आपको मिल रहा है ना, तो वो आपको 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की जॉब मिल रही है, तो साथ PhD की डिग्री भी मिल रही है। 2 चीजें मिल रही है, यानी पैसा मिल रहा है और डिग्री मिल रही है, और साथ अगर आपको हो सकता है वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाए। तो देखें एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब भी मिलती है, नेशनैलिटी भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलता है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। जब आप एफर्ट करते हैं तो ये सारी चीजें जो है ना उसके साथ। हाँ, ऐसे ही है सर। आप जानते हैं अभी लास्ट इंटरव्यू में, जब लास्ट इंटरव्यू जो अभी सिलेक्शन जर्मनी की हुई, तो सर मेरे साथ थे इंटरव्यू में, तो मुझे वो एट द एंड उसने कहा कि अपना कोड भेजें MS का। मैंने उसको कोड भेज दिया, तो कोड भेजने के बाद 2 दिन बाद उसने मुझे दोबारा ईमेल की कि एक असाइनमेंट भेज दी, प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट थी C++ की, कि ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने मींस के वो सॉल्व करके भेजनी पड़ी मुझे। एक उसके 2 पार्ट थे, एक मुझे आता था क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने ऑलरेडी जर्मनी जब गया था मैंने उसके अंदर चीजें की हुई थी। तो दूसरा पार्ट जो था वो मेरे लिए जरा थोड़ा सा था डिफिकल्ट। तो कुछ चीजें उसमें आती थी, कुछ नहीं थी आती, तो वो मैंने डिस्कस करके वो करके मैंने भेज दिया। मतलब ये कि
वो हर तरह से आपको चेक करते हैं, जो जो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं कि कंप्यूटेशनल स्किल्स या न्यूमेरिकल स्किल्स, यानी कि जिस जिस कोर्स के तो वो उसकी अपनी फुल ट्राई करते हैं कि इसको जज कर लें कि इसके अंदर ये एबिलिटीज हैं भी या नहीं इसमें है। ना इसमें एक चीज है जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू जो होता है वो समझ लें आपकी सिलेक्शन के ऊपर ना 60% वेटेज उसी की होती है। तो आपका Yes, इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको वेल प्रिपेयर होके उस टाइम पे ऊपर आपको रेडी होना चाहिए। और अपने ये जैसे है ना आपका सिस्टम और ये सारी चीजें जो है ना ये अच्छी हो, आपकी नेट जो है ना वर्किंग, मतलब नेट की जो है ना सिग्नल वगैरह का कोई इशू ना हो, लाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजों को सामने रख के, लाइट आपके बैकग्राउंड में सही आ रही हो, आप नजर सही आए, आप उनको आपकी चीजें आपके सामने, अगर जो भी चीज एक्सप्लेन करनी है वो आप पेपर पे लिख के रख लें अपने पास। तो इस तरह से थोड़ा सा तैयार होके बैठे हैं, अपने कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं तो वो आपके माइंड में हो कि उसको मैंने जवाब कैसे देने हैं, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, जो है ना सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जो है ना जी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपका ना एक खौफ होता है, आपको पता है इंटरनेट पे इंटरव्यू देने का। तो ये जब आप देखें ना, जैसे अभी हम जूम पे डिस्कशन करते रहते हैं, हमारी जो है ना ये सारी चीजें चल रही हैं, तो यही चीज वहां पे भी होती है। वो 3 प्रोफेसर बैठे होंगे, आपसे ऐसे ही सवाल पूछ रहे होंगे, तो ये एक थोड़ा सा खौफ होता है, वो खत्म हो जाता है तो बंदा जो है ना वो ज्यादा कॉन्फिडेंस पे आ जाता है और फिर ज्यादा बेहतर हो जाता है। आप अच्छा वेल ड्रेस होके बैठे, ड्रेसिंग बड़ी काउंट करती है आपकी ना, बैकग्राउंड आपका बड़ा अच्छा काम होना चाहिए जहाँ बैठे हुए हैं, और जो है ना वो थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू जो है ना वो टू द पॉइंट करें आप ज्यादा, जो है ना वो पहले एक मतलब थोड़ा सा ना 5 मतलब तकरीबन 8-10 लाइनों का अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर लिख के याद कर लें। ये याद रखें, वो याद कर लें, रटा लगा लें, उसको पक्का कर लें। जैसे ही वो आपके बारे में पूछे तो वो आपका इंट्रोडक्शन जो है ना तो मतलब 10-15 लाइनों का जो है ना आपने वो बयान कर देना। उसी के बाद फिर आपका इंटरव्यू जो है ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो बातें आप करेंगे ना उसी से सवाल पूछना शुरू करेंगे वो आप। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? ये लड़कियों में से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बोल वालेकुम रहा हूँ मैं। जी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। अदील ने काफ़ी चीज़ों को गाइड किया है थोड़ा सा। अच्छा, ये कि अब थोड़ी सी ये कि स्कॉलरशिप के हवाले से थोड़ी सी अगर ये मज़ीद जो है उनके ऐड वगैरह ये जो हमारे साथ शेयर हो जाए ना, तो उससे हमें भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उनका। जिस तरह अभी एक दाद स्कॉलरशिप का इसने बताया है, देखें और इस आप तरह ना अगर कोई। थोड़ा सा आपने लेट हमें ज्वाइन किया है, इसमें इन्होंने ना पहले जी जी आपको यूरोपियन और जो है ना यूरोपियन मैथमेटिकल और यूरा के बारे में डिटेल दी है। आपके पास जी मोर देन ठीक। 7,000 जो है ना 7,000 स्कॉलरशिप्स हैं। आप यकीन करें कि अगर आप उनको सर्च करके उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप को ढूंढने लग पड़े ना तो आप थक जाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं थकेंगे। ठीक है, तो जी ठीक। आप ना यहाँ तक कहते हैं ना शेयर करने की बात है, तो उन्होंने शुरू में एक स्लाइड शेयर की थी कि कुछ ग्रुप हैं जो कि आपके व्हाट्सएप अपना उस पे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं। अगर आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वो रोजाना कोई ना कोई स्कॉलरशिप शेयर करते रहते हैं। आप जरा एक दफा वो स्लाइड शेयर कर दें ग्रुप वाली, हमारे पास जी 1 मैं मिनट है। देख लूँ। एक देखी है वो आपने? नहीं, मैंने नहीं देख सका वो, तो मैं उससे पर्सनल चले ले लूंगा अगर ये है, या हाँ, अगर शेयर यहाँ पे हो जाती है तो तो देख अभी लेंगे। हमारे हाँ पास वो असल में, असद भैया आपने ना ग्रुप लीव किया हुआ था वो जो मैथमेटिक्स जी जी, स्कॉलरशिप वो वाला। असल में मसला यही बना है, मुझे वो रात को ही मैंने वो ज्वाइन किया दोबारा, वो एक लीव हो गया था ग्रुप। जी ठीक उसके है, मैं अंदर उधर मैंने से देख लेता पीपीटी, उसके अंदर पीपीटी मैंने एक दी हुई है, की हुई ऑलरेडी, मैं आपको अगेन सेंड कर दूंगा। दूसरा ये कि हूँ। जी ठीक। मैं उस ग्रुप के अंदर भी पोजीशंस जो है ना वो सेंड करता रहता हूँ, जो मेरी नजर में आती है ना कि ये पोजीशन बड़ी अच्छी है तो मैं उधर वो भेजता रहता हूँ, काफी ज्यादा मैं उधर सेंड करता हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा इंशाल्लाह जी, देख अभी लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है ना इजाजत चाहते हैं जी, हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने जो है ना, और अदील का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे लिए अल्लाह खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, अल्लाह बहुत हाफिज। अच्छी इन्फॉर्मेशन।